नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी सीडीपीओ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए आज हम लोगों का डे नंबर 2 होगा और जिसमें हम लोग सेकंड मैराथन कवर करेंगे। आज का जो क्लास होने वाला है, यहाँ से आपके 5 से 6 सवाल आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्री के मैं बातें कर रहा हूँ सीडीपीओ में देखने को मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, और क्या चीज़ें कवर करेंगे सबसे पहले देखिए, जितने भी फ़ोन कॉल्स आप लोग कर रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूँ कि देखिए टारगेट सबसे पहले आपको पेपर 2 करना है। पेपर 2 मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जो सामान्य विज्ञान है, अब देखिए अभी आपके पास जो 35 दिन 32 दिन या 31 दिन जो भी समय है, ये समय केवल आपके लिए नहीं है। कोई एक इंडिविजुअल जो आप लोग कॉल करते हैं, ये सभी के लिए है और इसी में आपको तैयारी करना, और इसी में जो मन लगाकर एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर राइट स्ट्रेटजी में करेंगे उनका रिजल्ट निकलेगा। तो ये 35 दिन में ये कवर किया जा सकता है, इसे 10 दिन में आप कवर कर सकते हैं, इसे आप 20 से 25 दिन में साइंस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैं आपको बतला भी दिया हूं कि बहुत अच्छे से अगर इन दोनों को कंप्लीट करना है विथ वीडियो कोर्स, और आपको पीडीएफ का नोट्स कंप्लीट साइंस हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है ये कोर्स। और मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अगर आप समर्थ नहीं है भाई तो आप इस मैराथन क्लास में बने रहिएगा। इस 31 दिन में जो 31 मैराथन चलेंगे, यहीं से आपके बहुत से ज़्यादा मैं आपका चीज़ें कवर करवा दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा क्योंकि समय कम है, और कहीं ना कहीं आपको, चाहे आप हमारे साथ जुड़िए चाहे कहीं और से भी जुड़िए, आप फ्रीडम है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए। कम समय में अधिक आउटपुट आपको चाहिए, तो आप एप्लीकेशन में जा करके देख सकते हैं 399 में आपको कंप्लीट साइंस और रीजनिंग हो जाएगा। 20 दिन में आप ये टॉपिक कंप्लीट कर ले रहे हैं, और 10 दिन के बाद आपका इस करंट अफेयर का भी मैं काम करने वाला हूं आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज का जो लेक्चर है इसमें आपका एक पार्ट करंट अफेयर का कंप्लीट भी हो जाएगा। तो समझिए चीज़ों को। रेस्ट आप लोग जो स्टूडेंट्स कंटेंट लिए हैं यहाँ पे, देखिए मैंने आपको कहा ये संस्कृति झारखंड की और झारखंड का इतिहास, यहाँ पे 3.5 घंटे का ये वीडियो देखिए। ये यूट्यूब पर वीडियो है फ्री, इसका मतलब मैं औरों की तरह कोई बकवासबाजी कहीं भी 1 सेकंड मैंने वीडियो में नहीं किया, केवल कंटेंट है। इसको करिए, यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपने नोट्स लिया है, ये आपको मिल गया है, ये आपको पूरी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड का ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारतीय इतिहास कंप्लीट, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप यकीन मानिए, उतना अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो। रेस्ट आप झारखंड की जो भूगोल है और अर्थव्यवस्था के लिए आप दूसरे किसी भी टीचर का नोट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कहीं से भी चीज़ों को कंप्लीट करिए। खैर ये बातें हो गई। अब आते हैं कल, जो देखिए आपने जो आईएनसी का सेशन कंप्लीट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लासेस अटेंड किया है, और जब उन्होंने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए हैं पीसीएस में आए हुए, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन गए। तो देखिए कहने का मतलब बस ये है ना कि कम समय में अधिक आउटपुट चाहिए। आप एक बार इसको फॉलो करिए, 31 दिन फॉलो करिए, और अगर आप हमारे साथ कंटेंट अगर आपने लिया है तो उसको बहुत ही अच्छे से गो थ्रू होइएगा। जो लेना चाहते हैं आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट 499 आपकी जो मैंने फी रखा है इसकी नोट्स की, और इस नोट्स में मैं आपको क्या क्या दे रहा हूं ये भी मैंने आपको बतला दिया हूं, एक्सेप्ट आपका ये झारखंड का भूगोल और अर्थव्यवस्था नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए मेन आज जो हम लोगों का टारगेट है, बहुत शानदार आज का जो टारगेट होने वाला है, जो आज हम लोगों का क्लास है, जहां मैंने कहा कि आपको 5 से 6 सवाल और आपका करंट भी यहां से तैयार हो जाएगा। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। इसमें आपका फैक्चुअल चीज, स्टैटिक पार्ट जोड़ के भी पूछेगा और करंट को जोड़ के भी पूछेगा। अभी आपने अगर 11वीं जेपीएससी का पेपर दिया था, और 11वीं जेपीएससी की में मैंने आपको विथ प्रूफ यूट्यूब पे आके दिखलाया कि किस प्रकार यही कंटेंट जो आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, यहीं से सवाल निकले थे, ये आपके आंखों के सामने है। बाकी जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, कंटेंट लेना, तो आप हमें नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मैंने नंबर बताया है 7909004902 पे। तो बिना देर के हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिना टाइम वेस्ट किए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, और एक नेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इश्यू है जो पूरे पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर है, पर्यावरण हो गया। तो ये पर्यावरण केवल इंडिया के लिए इश्यू नहीं है, चाइना के लिए नहीं है, ये केवल रसिया के लिए नहीं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है। तो यहाँ पे पर्यावरण के लिए हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो ये
ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका क्या है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। नेक्स्ट, फिर आपके बहुत सारे कुछ कंट्री, जैसे कि कॉन्टिनेंट वाइज, मैं आपको अगर थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूं, हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है आपकी एग्जाम जिस समय को देखते हुए। आप जब बात करते हैं ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये फिगर गलती हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट मुझे बनाना है। चलिए कोई नहीं, अभी बस मुझे आपको केवल समझा देना है और यहाँ से मुझे अपना काम निकल जाना है। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, एशिया हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, इधर आपका अफ्रीका हो गया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यही कॉन्टिनेंट है भाई। अब क्या देखना जाएगा ना कि कुछ कॉन्टिनेंट, जैसे कि यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री है, एशिया में बहुत सारे हैं, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में। तो क्या किया जाएगा, कुछ इस कॉन्टिनेंट की अगर बात कर ले, यूरोप, जिसमें आपका ब्रिटेन, जो ब्रिटेन सारे ऑलमोस्ट देशों पर राज किया था, तो यहाँ पे ये कुछ देश मिल करके क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और कहेंगे कि इस यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर हमें ट्रेड करना है, जैसे ब्रिटेन से मुझे अगर ट्रेड करना है इटली में, तो भाई आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक संधि कर लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसी प्रकार यहाँ पर आपका इंडिया है और इंडिया और रसिया के बीच ये एशिया कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे इन दोनों में मिलकर के एक अपना क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और कहा कि भाई हमारे साथ और आपके साथ जो भी डील किया जाएगा इतने रेट में किया जाएगा, बाकी आप किसी अदर कॉन्टिनेंट के अदर देश के साथ करेंगे तो या तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ समझौता हो जाता है। तो देखिए एक तो हम जैसे WHO की बात करते हैं, तो WHO क्या, ये सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन वहीं पे आप बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको दिखाऊंगा, सार्क दिखाऊंगा। सार्क कहने का मतलब है कि जितने भी साउथ एशिया पैसिफिक में रीजन में जितने कंट्री हैं एक्सेप्ट चाइना, वो मिल करके क्या किए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। अब ऐसा इसलिए भी किया जाता है ना कि दूसरे जो कोई कंट्री है उसको दबाने के लिए भी, जैसे कि आप यहाँ पे चाइना को जो देख रहे हैं, चाइना जो साउथ एशिया है वहां पे अपना जो पावर ज्यादा फैला रहा, तो इसको दबाने के लिए क्या किया, इंडिया मिल गया है, इधर आपके श्रीलंका मिल गया है, बांग्लादेश मिल करके बहुत सारे कंट्री है, भूटान है, नेपाल है, मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है। क्यों, ताकि हम चाइना को काउंटर अटैक कर पाए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको डिटेल हमने कर दिया है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं बनने वाले हैं, जो मैंने अभी बताया ये समझने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए और किस प्रकार से काम करती है। चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं जो हम लोगों को काम करना है, जिसपे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था। ठीक है, सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम जिस पे बात करने वाले हैं वो होगा हमारा सार्क। सार्क का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या होता है सार्क का, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको, इस नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ। अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखते हैं ध्यान से, ध्यानपूर्वक अगर आप चीजों को देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पूरा एशिया हो गया और ये आपका यूरोप हो गया। यहाँ पे आपने बोला साउथ एशिया, यानी कि अगर मैं इस एशिया की बात अगर करूँ, ये आप जो दिख रहे हैं ये आपको, ये मैं बाउंड्री बनाया हूँ ये एशिया का। ठीक है, ये एशिया का बाउंड्री हो गया, इसको मैं एक लाइन बीचों बीच खींच दे रहा हूँ इस प्रकार से। ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये क्या हो गया आपका साउथ। अगर मैं एक लाइन इधर से खींच दूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। ठीक है यहाँ तक। तो अभी मैंने क्या बतलाया आपको, साउथ एशिया की मैंने बात की। साउथ एशिया कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ वाला रीजन, यानी कि ये वाला रीजन हो गया। यहीं पर आपका क्या है, इंडिया है, आपका चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, यही कॉन्टिनेंट है। तो यहां बोला गया साउथ एशियन, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जो भी रीजनल वर्क है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, एक संस्था बनाया है जिसका नाम दिए सार्क। और साउथ एशिया में जितने कंट्री हैं वो सभी मिल करके। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया ताकि आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पा रहे होंगे कैसे संस्थान काम करती है, कैसे संस्थान का फॉर्मेशन होता है। तो यहां देखिए मैंने लिख भी दिया है, आपको बोला ना नोट्स ही इस तरह से मैंने रेडी किया कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसमें पूरा फैक्चुअल और करंट सब कुछ अपडेट है, देखते चलिएगा। साउथ एशिया का वो देश जो रीजनली कोऑपरेशन के लिए बने हैं, जिसमें आपके 8 देश इसके मेंबर है, सदस्य है। तो पहला सवाल सार्क में आपसे पूछा जाएगा कि सार्क में कितने देश हैं या फिर कितने मेंबर हैं। 8 मेंबर है। पहला फॉर्मूला, सॉरी, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 कंट्री है। 8 कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसका नाम याद रखना है। पहला आपका इंडिया हो जाएगा, सेकंड आपका पाकिस्तान हो जाएगा, थर्ड आपकी श्रीलंका हो जाएगी, फोर्थ आपकी बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। याद रखिएगा इसमें चाइना नहीं है। चाइना साउथ एशिया का पार्ट है। देखिए ये साउथ एशिया, ये आपका सार्क जो बनाया गया ये साउथ एशिया के जितने देश है मिल करके ये बनाया, लेकिन इसमें चाइना के अगेंस्ट ये काम करेगी। मतलब अगेंस्ट काम करने का मतलब ये है कि अगर चाइना कोई भी ऐसा, देखते ही है चाइना उल्टा फुल्टा काम करता है, तो हम एक संस्थान एक संगठन अगर बना करके काम करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि चाइना भी थोड़ा अपने आप को दब करके काम करेगा। क्लियर है भाई ये सारी चीजें। चलिए तो यहाँ पे 8 मेंबर आपको याद हो गए कौन कौन है। एक तो आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया और अफगानिस्तान हो गया। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो अंतिम सदस्य जो बना है, कौन सा कंट्री अंतिम सदस्य बना है मेरे भाई। आपसे पूछा जाएगा जो अंतिम सदस्य या अंतिम देश जो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का जो सदस्यता हासिल किया वो कौन था, तो अफगानिस्तान था। ये भी याद रखना है। सार्क में जो ये 8 देश है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेड पे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे। जैसे कि अगर इंडिया को श्रीलंका के साथ कोई ट्रेड करना है और अब यहां इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ट्रीटी है, या फिर इन 8 के बीच में एक ट्रीटी है, तो उसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, ट्रेड किया जाएगा। अब हेल्थ में कोई इशू ऐसा नेपाल में आता तो इंडिया क्या करेगा, इसका मदद करेगा। इसलिए ये रीजनल कोऑपरेशन नाम दिया गया है इस एसोसिएशन का। ठीक है भाई, सार्क के बारे में चीजें क्लियर है, बेसिक चीजें और भी इस पे हमें बात करनी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी और भी फैक्चुअल डाटा हमें याद करते चलना है। तो चलिए यहां तक सारी चीजें याद हो गई ना भाई, याद करते चलना है। लास्ट कंट्री जो सार्क को ज्वाइन करने वाला कौन है, तो अभी आपने देखा अंतिम सदस्य बना कौन, अफगानिस्तान। इसकी हेडक्वार्टर आपसे अगर पूछ ली जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्या आपको याद रखना है कि इसमें हो सकता है कुछ अभी करंट में अगर अपडेट करना होगा तो एकदम परेशान मत होइएगा। इस वीडियो के बाद जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। होप सो आप कमेंट करेंगे कि सर नहीं इसका अभी जो प्रेसिडेंट है चेंज हो गया, तो वेट करिएगा। एग्जाम से पहले पहले टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा विथ प्रूफ और विथ एकदम टेंशन नहीं लेना होगा आपको। चलिए इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था सार्क का, 1985 में। भाई देखिए जेपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अभी आप खोलिएगा आपसे पूछा गया है डायरेक्ट इसकी एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन। हेडक्वार्टर क्या किया जाएगा, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए जाएगा। जैसे कि अगर वो सार्क से ही अगर क्वेश्चन आपसे अगर अराइज करता है, ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट दे देगा इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, जो भी है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाएगा, जो भी है। तीसरा आपको बोल दिया जाएगा इसमें मेंबर कितने हैं, 8 है, 10 है, जो भी है। फिर आपसे पूछा जाएगा ए स्टेटमेंट सही है या ए बोथ ये स्टेटमेंट सही है या तीनों सही है। तो आपको पता होना चाहिए पूरा सार्क के बारे में, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इसका अध्यक्ष आपसे सवाल करेगा कि इसका अध्यक्ष कौन है सार्क का, तो आपको बताना है गोलम सरवर, ठीक है ना। सरवर जी है जो इसके अभी आपके क्या है अध्यक्ष बने हुए हैं सार्क के। टोटल मेंबर कितने हो गए, 8 देश है। फर्स्ट सबमिट इसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका पहला सबमिट आपसे पूछा जाता है जब पीएससी 11वीं में पूछी गई है 1985 ढाका में। देखिए एग्जैक्ट मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं है किसका पूछा था, लेकिन फर्स्ट सबमिट से वो स्टेटमेंट में डाले हैं जेपीएससी ने, ठीक है भाई। चलिए आगे सवाल करते हैं हम लोग। 18वां यानी कि अभी 2014 में जो सबमिट हुआ है सार्क का, काठमांडू नेपाल में हुआ था। 19वां सबमिट इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन आपको पता है कि कैंसिल हो गया था, पाकिस्तान में था ये। अभी तक 2014 के बाद कोई भी सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसी के तहत जो आपका एक सेफ यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो चैंपियनशिप है ये आपका खेला जाता है भाई, क्लियर है। तो बहुत बार ये आपके एग्जाम में अदर एग्जामिनेशन देखेंगे पीसीएस में पूछा गया है। साउथ एशिया फुटबॉल एसोसिएशन जो चैंपियनशिप खेली जाती है, इसको जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है, तो सार्क कहेंगे। सैफ 2023 ये करंट से है एकदम। इंडिया और कुवैत के बीच जो हुआ था मैच, फुटबॉल मैच, जिसमें आपका इंडिया जीता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप को कितने बार जीता है, तो 9th टाइम्स जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये हो गया आपका सार्क। देखिए सार्क में हमें क्या क्या याद रखना है, मैं आपको रिकॉल कराते चल रहा हूं। अब मैं कैसे रिकॉल कराऊंगा, ये जितने भी येलो पॉइंट्स आपको कलर दिख रहे हैं वो आपको मैं मिटाते चलूंगा। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है भाई, क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको ये बतलाया था कि ये मेनली क्या काम करता है, एक दूसरे के सहयोग में। सहयोग में किसमें, तो एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, ये सभी सहयोग करेंगे, ठीक है।
कितने मेंबर हैं इसमें, तो 8 मेंबर है। इंडिया हो जाएगा, याद रखिए, इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका, माफ करिएगा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ऊपर में याद रखना है। उसके बाद आपको नीचे में श्रीलंका है। उसके बाद आपके कलकत्ता से सटे आपका बांग्लादेश को याद रखना है, उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल और भूटान को याद रखना है, सिक्किम से सटे हुए, देन मालदीव हो जाएगा और अफगानिस्तान। चाइना को नहीं काउंटर अटैक करना है आपको, याद करके इसको, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें, क्योंकि सार्क हम लोग अटैक कर ही रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन चाइना नहीं है इसका मेंबर। कब हुआ गठन? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। अभी अध्यक्ष कौन है? सरवर जी हैं। सरवर जी हैं। कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है। पहला समिट कहाँ हुआ था? तो आपका 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। 18वां लास्ट अभी कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल में। इसके बाद अभी तक कोई भी समिट नहीं हुई है। पूछा जा सकता है कि 19वां समिट कहाँ होने वाला था, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो कैंसिल हो गया। जो आपका सेफ चैंपियनशिप खेला जाता है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, ये कौन ऑर्गेनाइज करती है? तो आपका ऑर्गेनाइज करने वाला यही है। और 2023 में जो सैफ का जो मैच विनर है इंडिया है, किसको हरा के? कुवैत को हरा के। भारतीय फुटबॉल टीम ने अभी तक कितने बार जीती है? तो 9 बार जीती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका पूरा सार्क कंप्लीट, एक एक करके सारा हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका एशियन। एशियन का सेम आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है 1967। अभी आपको मैंने सार्क के बताया 1985, कब है? 1985, ये है आपका 1967 की है। इसकी हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। टोटल मेंबर कितने हैं? 11 मेंबर हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन है? लेटेस्ट मेंबर आपको याद रखना है जो ईस्ट तैमूर है, ठीक है ना, ये अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आसियान को। 43rd एशियन जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ? आपका जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। आपको डायरेक्ट पूछेगा कि भारत आसियान का सदस्य है, स्टेटमेंट देके सही है या गलत, तो याद रखिएगा गलत है, भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान का जो आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी। क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी इसका आदर्श वाक्य है, और वन कम्युनिटी। अध्यक्ष कौन है? के काओ किम हॉर्न, याद रखिएगा नाम थोड़ा पेचीदा है, काओ किम हॉर्न, ठीक है। ये हो गया आसियान। आसियान में कितने मेंबर हैं? तो 11 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया जकार्ता में है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1967। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा फुल फॉर्म। लेटेस्ट मेंबर कौन ज्वाइन किया है? ईस्ट तैमूर ज्वाइन किया है। 43वां जो आसियान समिट हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। भारत इसका सदस्य नहीं है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, और जो अध्यक्ष है इसके कौन है? काओ किम हॉर्न। नेक्स्ट चलिए ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं अब हम लोग। SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शायद मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, शायद इसी से आपका सवाल पूछा था JPSC ने। संघाई की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग चाइना में है, ठीक है भाई। देखिएगा यहाँ मैंने कुछ लिखा है, संबंधित सदस्य देशों में राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है, यानी जो इस SCO में जो मेंबर हैं, ठीक है ना, जो संबंधित सदस्य हैं, इन सभी संबंधित सदस्य देशों में जो भी राजनीतिक, ठीक है ना, राजनीतिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे या जो भी सुरक्षा होंगे, या आर्थिक से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे, जो भी सुरक्षा होंगे, उस पर ये लोग क्या करते हैं? बात विचार करते हैं, ठीक है। ये आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है झांग मिंग, ठीक है ना, झांग मिंग। थोड़ा टिपिकल है लेकिन याद करना होगा। टोटल कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। लेटेस्ट मेंबर कौन ज्वाइन किया है? तो ईरान ज्वाइन किया है भाई, ठीक है। इसके बाद जो आपके 9 मेंबर में कौन कौन है? तो इसका मेंबर इंडिया भी है, याद रखना, इंडिया है, रसिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, तजाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान है। इंडिया को 2017 में जोड़ा गया था, पाकिस्तान को 2017 में। ये पूछा गया सवाल है कि कौन से ईयर में इंडिया को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता मिली थी या सदस्यता ली है। भारत और पाकिस्तान ने दोनों का ईयर सेम है, 2017। 2023 में इसकी सबमिट कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। 2024 में इसकी सबमिट कहां होगी? तो अस्थाना कजाकिस्तान में, ठीक है भाई। अब हम लोग अगली ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। SCO क्लियर हो गया ना। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना में।
और आपको मैंने बताया इसके अध्यक्ष कौन है, झांग मिंग है, और 9 मेंबर हैं इसके सदस्य, याद रखना है 9 के 9। और लेटेस्ट आपको नाम याद रखना है वो कौन है, तो आपका ईरान है लेटेस्ट जो ज्वाइन किया हुआ। इंडिया है, चाइना है, रसिया है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान। याद रखना है इंडिया पाकिस्तान इसकी सदस्यता कब ली थी, 2017 में। नेक्स्ट अभी सबमिट कहाँ होने वाला है, तो अस्थाना कजाकिस्तान में, और 2023 में कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। चलिए साहब, ऑर्गेनाइजेशन हमारा नाटो है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाटो है आपका। इसमें सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अटलांटिक जो महासागर है ना, उसके जितने भी नॉर्थ में जो भी कंट्रियां हैं उससे रिलेटेड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। उससे रिलेटेड इन द सेंस कि उससे जितने भी रिलेटेड कंट्री है वो लोग मिल करके आपका नाटो का फॉर्मेशन किया है। ठीक है साहब, ये क्लियर है आपका। नाटो से सबसे पहला आपको याद रखना है क्या कि इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है, 1949। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम। मेंबर कितने हैं, 32 देश इसके मेंबर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। देखिए याद रखिएगा, एक अभी मैंने नाटो आ गया भाई, एक चीज आपका छूट गया यहाँ, बिम्स्टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक से पूछा गया सवाल है आपका, खैर कोई नहीं। यहाँ मैंने बताया था आपको आसियान, ठीक है ना, आसियान इन द सेंस की एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मेंबर भारत नहीं है। देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लोगों को लगता है कि भारत इसका मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर नहीं है, और सवाल आपके बनते हैं। लास्ट मेंबर जो इसका सदस्य लिया है स्वीडन है, 32nd। ये एक बार नाटो का चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, स्वीडन 32nd वाला। बाकी आप भी चेक करिएगा, और मैं चेक करके टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, कमेंट सेक्शन में पे पिन कर दूंगा। सेक्रेटरी कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबेरी, ठीक है ना, सॉरी स्टोल्टेनबर्ग, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट याद करना पड़ेगा, नो ऑप्शन। 2022 में सबमिट कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था। 2023 में सबमिट कहाँ, तो लिथुआनिया में हुआ। ये कैसा गठबंधन है, तो ये एक सैन्य गठबंधन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और फ्रेंच है इसकी। सदस्य देशों में कोई देश आक्रमण कर दे, देखिए याद रखिएगा कि इस देश में जितने लोग, सॉरी इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी देश मेंबर है, अब इस 32 देश में से मान के चलते कोई भी एक देश पे कोई दूसरा कंट्री जो इसका मेंबर नहीं है नाटो का, कहने का मतलब समझिएगा कि इसमें जो 32 देश है, 32 देश में मान के चलते एक एक्स कंट्री का नाम है और एक जेड कंट्री है जो इस 32 में सदस्यता नहीं लिया, यानी कि ये नाटो का मेंबर नहीं है। समझ में आ रहा ना, ये नाटो का मेंबर नहीं है। और अगर जेड एक्स पे अटैक करता है, इसका मतलब नाटो ये समझती है कि ये पूरे के पूरे 32 देश पे आक्रमण किया, और ये सारे के सारे 32 देश इस पर, समझ सकते हैं फिर क्या करेंगे। तो समझ में आ गया ना इसका मतलब क्या है। तो इसलिए नाटो काफ़ी एक मतलब स्ट्रांग सैन्य गठबंधन है भाई। और आपने अभी देखा भी है यूक्रेन और रसिया का जो भी चीज़ें चल रहा था, और अमेरिका किस प्रकार इंटरफेयर कर रहा था। यूक्रेन क्यों चाह रहा था नाटो का सदस्यता लेना, ताकि ये सारे के सारे ये 32 सदस्य रसिया पे फिर अटैक कर सकता था। चलिए ये सैनिक गठबंधन है, उतना हमें करना नहीं है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ये सब स्टोरी पढ़ने में मजा आता है जब फाउंडेशन क्लासेस चलती है। सदस्य देशों में याद रखना है, कोई देश आक्रमण कर दे तो नाटो की पूरी सेना पहुंच जाती है। मैंने बता दिया यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है, याद रखना है आपको। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेटेस्ट आपको मैं बतलाऊंगा स्वीडन 32 सही है या नहीं, अभी अपडेट हुआ है क्या नहीं मुझे आइडिया नहीं है और मुझे याद भी नहीं है, तो मैं देख करके टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, कंटेंट में भी अपडेट हो जाएगी। कितने मेंबर है, 32 है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। 1949 है, सेक्रेटरी सचिव स्टोलेनबर्ग है, स्पेन में हुआ था। 2023 का याद रखिएगा, लिथुआनिया में। सैनिक गठबंधन है, इंग्लिश फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सदस्य देशों में कोई भी देश आक्रमण कर दे तो नाटो इसकी सेना इस पर आक्रमण कर देगी, और यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। चलिए बिम्स्टेक का याद कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया वैसे। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, ठीक है ना, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म से ही सवाल बन जाता, काफी टिपिकल है, खास करके वनडे एग्जामिनेशन में। स्टैब्लिशमेंट या 1997 है, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश है। टोटल मेंबर कितने हैं, 7 मेंबर। अब इसका याद रखना, इसमें इंडिया इसका सदस्य है, इंडिया हो गया। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी से सटे जितने भी देश है ना, ये सातों के सातों देश इसके मेंबर है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। 2004 में लेटेस्ट जो कंट्री इसका सदस्यता हासिल की है वो नेपाल और भूटान है। लास्ट 2022 में इसका सबमिट हुआ था, जो आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। बिम्स्टेक क्लियर है। चलिए साहब आगे चलते हैं अब हम लोग आगे आते हैं। आगे 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 हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओपेक से ही शायद जेपीएससी ने सवाल उठाया था इस बार। ओपेक का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी ये ओपेक का मतलब आप समझ में हो गए क्या कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, यानी कि ये ओपेक जो संस्थान है ना, इसमें वो देश क्या होंगे, मेंबर होंगे, मिल करके बनाएंगे जहां पे क्या होगा, पेट्रोल का उत्पादन हो रहा होगा, एक तरह से समझिए, ताकि कि जो भी, अगर मान लेते हैं कि अगर हम और आप मिल करके पेट्रोल का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश में, आयात निर्यात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो जिससे हमें क्या मिलेगी, पैसा मिलेगी। तो हम लोग एक दूसरे से मिल करके अगर हमें प्राइस इंक्रीज करना है पेट्रोल का, तो मिल करके इंक्रीज करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि हम आपको क्या किए, सस्ते में देने लगे और आप महंगे में देने लगे, तो सारी कंट्री हमसे ही लेने लगेंगे, तो भाई आप लॉस में चल जाएंगे। या फिर अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो आप भी क्या करेंगे, पेट्रोल का दाम पूरा हाइक कर देंगे, हम तो करेंगे ही। तो इससे क्या होगा, जितने भी कंट्रियां हैं उसको पेट्रोल लेने में थोड़ी दुविधाएं होंगी, जिससे वहां की जो जनता है वो परेशान होगी। तो इससे क्या होगा, मेरे ऊपर जो आक्रमण किया कंट्री, वो क्या करेगा, रुकेगा, या फिर पूरा विश्व में जो देख रहे होंगे देश, वो फिर क्या करेंगे, अलग अलग सभाएं करेंगे, मीटिंग करेंगे, स्टेटमेंट देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फिर वो पेट्रोल जो उत्पादन हम कर रहे थे, मेरे ऊपर जो अटैक हो रहा था, वो बंद होगा। मतलब ये एक मैंने एक छोटा सा लॉजिक दिया है, ये किस प्रकार से चीजें यहाँ पे काम करती है और क्यों ये संस्थान बनती है। देखिए, अभी धीरे धीरे जो आपके नेशनल लेवल पे जो गठबंधन हो करके जो संस्थान बन रहे हैं ना, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पावरफुल बन जाएगी। जैसे नाटो को आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। खैर, इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं, मेन मुद्दा है ये क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। 1960 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, 13 कंट्री इसके सदस्य हैं, और इसका इंडिया सदस्य नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन है, हैथम अल घईस है, ठीक है, हैथम अल घईस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएलओ, इसका जो अभी आईएलओ से ही, हाँ जी बिल्कुल, आईएलओ से ही सवाल आपका पूछा भी गया था भाई, आईएलओ से आपका जेपीएससी ने सवाल पूछा था, यस यस, आईएलओ से ही सवाल पूछा था। चलिए, आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1919, यानी 1919 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर 187 देश है, इंडिया भी इसका सदस्य। अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट होंगबो। वर्ल्ड, ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा था, यस, ये आपका सवाल पूछा था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। देखिए मैंने नोट्स में, भाई देखिए कंटेंट की खूबसूरती यही है, अगर हम आईएलओ को पढ़ रहे हैं तो आईएलओ को एक ही बार में खत्म करने के, जितने भी ये रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, यानी कि जो बेरोजगारी से रिलेटेड हो गया, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और अभी आपने देखा कि 80% से ऊपर जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है जो बेरोजगारी है भारत की में, ठीक है ना। तो आईएलओ संस्था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल, याद रखना है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट क्या करती है, पब्लिश करती है। आगे बढ़ते हैं। 1 मई जो अभी गुजरा है, इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आईएलओ अगर बोला जाए तो नोबेल, आईएलओ को एक, देखिए कई संस्थाएं हैं जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुकी है, ठीक है ना, जिसमें से आपका आईएलओ, इंडियन बोल रहा हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1969। अब देखिए इससे याद आ गया, नोबेल जो प्राइज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जेपीएससी ने भी सवाल पूछा है, तो मतलब सीडीपीओ में भी यहाँ चीजें काम करेगी कहीं ना कहीं, और ऐसे भी नोबेल प्राइज काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है सवाल। आईएलओ के जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, जो इंडिया के हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है आईएलओ का, टू प्रोटेक्ट लेबर राइट, यानी कि श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट की अगर पूछ लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे करने का मतलब है विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ कब हुआ, 7 अप्रैल 1948 में। ये 7 अप्रैल वही दिन है जब हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर इसके सदस्य कितने हैं, 194 देश सदस्य हैं, भारत भी इसमें शामिल है। डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एडहानोम है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड कौन है, उप सदस्य मेंबर है, याद रखना है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो, सॉरी उप सदस्य मैंने बोल दिया भाई, 34 है ये, माफ करिएगा, भावनाओं में बह जाना इसे ही कहते हैं। देखिए यहां मैंने ये कहा कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने सदस्य मेंबर है, तो याद रखना है 34, ठीक है, कितना है तो 34 सदस्य हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो पैट्रिक अमूथ, याद रखना है, केन्या के हैं पैट्रिक अमूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करंट वगैरह सब अपडेट हम इसी में कर दिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको करंट अफेयर अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्ट वगैरह सब करवा दिए हम आज की क्लास में। अगला चलते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के पास में। विश्व बैंक कहने का मतलब है 1943 से 44 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में विश्व बैंक की अधिकल्पना की गई थी। देखिए ब्रेटन वुड का जो सम्मेलन आयोजित किया, देखिए अब इसके पीछे भी अब हम चले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जा करके कहानी सुना सकते हैं, मतलब नहीं है, बस इतना समझिए ब्रेटन वुड का जो संबंध है, कौन सा सम्मेलन, तो याद रखना है, माफ करिएगा, वर्ल्ड बैंक का जो संबंध है किस सम्मेलन से, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन से संबंधित है। 1943 से 44 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में विश्व बैंक की क्या की गई थी, अभिकल्पना की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो बात की गई थी, कब की गई थी, कौन से समिट में, तो ब्रेटन वुड समिट हुआ था जहां पे वर्ल्ड बैंक की अभिकल्पना की गई थी। 1943 या 1944 का बीच का ये फेज है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। कई सारी किताब आपको ऑथेंटिक किताब में 1943 मिलेगा, कई अच्छी किताबों में 1944 भी मिलेगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और डीसी यानी कि आपका यूएसए में है। विश्व बैंक में जो आपकी विश्व बैंक के कितने ग्रुप है इसमें, तो 5, ठीक है ना, 5 संस्थाओं का ये एक समूह है, याद रखना 5 संस्थाओं का, जिसमें आपका वेरी वेरी ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। सदस्य देश यानी कि जो भी इसके सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के, या फिर कह सकते हैं आपके IBRD का। IBRD कहने का मतलब ये सिंपल समझिए वर्ल्ड बैंक है। तो सदस्य देशों को विकास के लिए क्या करती है, ऋण देती है। विश्व विकास रिपोर्ट यही जारी करती है, याद रखिएगा विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको पूछा जाएगा तो आप कहेंगे IBRD। नेक्स्ट आपको याद रखना IDA, 5वां सदस्य संस्थाओं में पहला क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या सदस्य देशों को, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर है, इस वर्ल्ड बैंक में जितने भी देश सदस्य हैं उन सभी देशों को, सदस्य देशों को सस्ता लोन देती है, इसलिए इसे उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है, यानी सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है आपका। तीसरी संस्था है IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। प्राइवेट जितने भी निजी संस्थान हैं उनको पैसा देने का काम करती है आपकी IFC, यानी कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं। मीगा कहने का मतलब है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है ना, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का काम करती है आपकी मीगा, ठीक है ना, मीगा। ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ते चलिए। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को ये क्या करती है, सॉल्व करती है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको ICSID याद रखना है कि इसका इंडिया क्या है, सदस्य नहीं है भाई, ठीक है ना, इंडिया इसका सदस्य नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है क्या, इसके बाद आपको एक सॉफ्ट लोन के बारे में मैंने बताया, सॉफ्ट लोन विंडो के बारे में बताया। आगे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ये वाला लाइन याद रखना अभी आपको कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बंगा जो USA के हैं। CFO कौन है, यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, तो ये है आपके अंशुला कांत है, इंडिया की है, ठीक है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए महिलाएं जहां भी हो गई, भारतीय अगर हो गई तो भाई इंपॉर्टेंट ही हो जाता वो। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो इंद्रमित गिल साहब है, इंडियन है। मेंबर 179 है, यानी कि 189 अभी लेटेस्ट कंट्री नॉर्वे ने इसमें सदस्यता हासिल की है। वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, आप बोल सकते हैं। IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से ही जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे किसे नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक के नाम से। वो पहले आपसे वर्ल्ड बैंक में, अभी मैंने आपको क्या बताया कि वर्ल्ड बैंक में कितने ग्रुप हैं, यानी कि कितने संस्थाओं का ये ग्रुप है, तो मैंने अभी आपको बताया ना भाई ये 5 संस्थाओं का ग्रुप है, और 5 में भी आपको 2 नाम याद रखना है। एक आपका IBRD हो जाएगा, उसके बाद एक आपका IDA, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब आइए, ये जो आपका वर्ल्ड बैंक है कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट जारी करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी करती है, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। हो गया भाई काम तमाम, रिपोर्ट क्लियर हो गया, वर्ल्ड बैंक क्लियर हो गया। वर्ल्ड बैंक में आपने क्या क्या क्लियर किया, चलिए एक बार हम लोग इसको देखते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके साथ साथ आपको 5 ग्रुप पढ़ना होता है। वर्ल्ड बैंक में हमने ये देखा साहब, हमने क्या क्या देखा वर्ल्ड बैंक के बारे में। सबसे पहले हमने बात की कि कौन सा समिट, कौन सा सम्मेलन में इसकी अभिकल्पना की गई थी, तो हमने कहा सर ब्रेटन वुड सम्मेलन हुई थी
जिसमें वर्ल्ड बैंक की क्या की गई, अभिकल्पना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, तो वाशिंगटन डीसी में है। इसके बाद कितने संस्थाओं का ये ग्रुप है, 5 संस्थाओं का ये ग्रुप है। 5 संस्थाओं में मैंने बताया एक आपका आईबीआरडी और एक आपका आईडीआई, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम क्या है ये सब आपको मैंने बतला दिया है। ये हो गया सॉफ्ट लोन, आपको याद रखना आईडीआई, क्योंकि ये कम दरों पे आपका ऋण देता है। इंडिया पांचों में से किसका सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट का, आईसीएसआईडी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, ये याद करके जाइएगा। इसका भारत सदस्य नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देख सकते हैं इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आगे चलते हैं, चारों रिपोर्ट आप याद करके जाइएगा, यहां से भी सवाल बनेंगे आपके। नेक्स्ट आईएमएफ, यहां से भी आपका जेपीएससी पूछा गया सवाल है, स्टेटमेंट वाला। देखिए 3-4 सवाल आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जेपीएससी ने पूछा और एक सवाल आपका करंट से। 4 सवाल तो 11 जेपीएससी में, तो इस बार मान के चलिए आपका यहां से 5-6 सवाल कवर हो जाएगा और कुछ नहीं, खत्म तो खत्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे पढ़िए तो भाई जो कंटेंट ले रहे हैं ना हमसे, तो ऐसे आपकी इतनी तैयारी एकदम सॉलिड वे में हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी करती है। ठीक है, रिपोर्ट का काम खत्म हो गया आईएमएफ का। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को क्या करती है, बढ़ावा देती है। सदस्य देश को, यानी कि जो आईएमएफ के जितने भी देश सदस्य हैं उन सभी सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। विश्व में गरीबी को काम करने के लिए प्रयास करती है। विनिमय प्रतिबंधों यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल को खत्म करना। देखिए अब देखिए अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे होते या एग्जाम दे रहे होते, तो ये जो मैंने 4 पॉइंट मैंने जो आपको बतलाए हैं ना, ये 4 पॉइंट मुझे बतलाना ही नहीं होता। लेकिन आप जब पीसीएस का तैयारी करते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम की आप जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो पीसीएस जैसे एग्जाम में यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन बन जाता है भाई। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जेपीएससी यहाँ से सवाल कर सकता है, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल जाएगी जेपीएससी, जैसे कि अभी जेपीएससी का जो चलन अभी तक चल पा रहा है, बाकी आगे कोई नहीं जानता। क्लियर है। तो आईएमएफ का उद्देश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक को क्या करना, सहयोग करना है। सदस्य देशों को जो भुगतान संतुलन के समय जो भी समस्याएं आ रही है, ठीक है ना, जो भी समस्याएं हैं वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है आईएमएफ, आप उसके लिए। विश्व में जो गरीबी है उसको कम करने के लिए प्रयास करती है और विनिमय प्रति यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल का काम करती है। नेक्स्ट इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945। ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, 1945। मैं कोई डिटेल आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट काम की बातें। अब याद रखना है जो ब्रेटन वुड्स जो यूएसए में है आपका, वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, आईएमएफ और आईबीआरडी की अभिकल्पना की गई थी। तो ये वही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, या फिर कह सकते हैं ब्रेटन वुड्स कहाँ स्थित है, तो यूएसए में, जहां पर आपकी वर्ल्ड बैंक की अभिकल्पना की गई थी। और इसी सम्मेलन में आपकी आईएमएफ की भी और आपकी आईबीआरडी की भी। आईबीआरडी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आईबीआरडी और देखिए यहाँ आ गया, आईबीआरडी एंड आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से। ये आपका 7वां जेपीएससी का सवाल है, ये आपका 7वें जेपीएससी का पूछा गया सवाल है। देखिए कलेक्शन कंटेंट की ये होती है, एक जगह रिले करके पढ़िए, उनका कंट्रोल करके आइएगा। 25 स्टूडेंट हमारे अभी मेंस लिख रहे हैं ना भाई, तो क्यों लिख रहे हैं, कंटेंट में दम था। मात्र कितना दिन का समय था, 17 दिन का ही समय था, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, जुड़वा के नाम से अगर पूछ लिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे, ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, ब्रेटन वुड ट्विंस या फिर ब्रेटन वुड के जुड़वा के नाम से हम किसे कहते हैं, आईबीआरडी को कहते हैं और आईएमएफ को कहते हैं। कितने सदस्य हैं इसके मेंबर, 190 देश सदस्य हैं। इसके एमडी कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, क्रिस्टालिनिया या जॉर्जिबिया, ऐसे याद रखिएगा, क्रिस्टलिनिया से याद रखिएगा, इसके एमडी या प्रबंध निदेशक है। डिप्यूटी एमडी कौन है, गीता गोपीनाथ है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवियर है। सदस्य देशों के द्वारा लेन देन की पूरी रिकॉर्ड एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट में लिखा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या बोला गया, सदस्य जो भी देश हैं आपके आईएमएफ की, ठीक है ना, जो देश इसके सदस्य हैं आईएमएफ की, इसमें कहा गया ये है कि सदस्य देशों के द्वारा जो लेन देन की पूरी रिकॉर्ड है उसके लिए क्या जारी की जाती है, एसडीआर जारी की जाती है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट में लिखा जाता है। इंडिया का जो एसडीआर है 2.7% है। इतना ईएमएफ से भारत पैसा ले सकता है, मतलब समझे ना, यानी कि कौन सदस्य देश कितना आईएमएफ से लोन ले सकता है ये बताता आपका एसडीआर। ठीक है ना, सदस्य देशों के द्वारा लेन देन की पूरी रिकॉर्ड एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट में लिखा जाता है। 1 एसडीआर इक्वल्स टू क्या हो गया, वेटेड एवरेज ऑफ 5 करेंसी, यानी कि 5 करेंसी जो एसडीआर जो निकाली जाती ना,
पहले क्या किया जाता है, जो 5 करेंसी है उसका एवरेज निकाला जाता है, उसका एवरेज वेट निकाला जाता है। कौन कौन सा करेंसी होगा, अमेरिका का यूएसए होगा, यूरोप का यूरो होगा, ब्रिटेन का पाउंड होगा, जापान का येन होगा और चाइना का युआन होगा। याद रखिएगा 5 करेंसी, ये भी आपको याद रखना। देखिए अच्छे लेवल पे जब आप पहुंचिएगा ना, अच्छे लेवल पहुंचने का मतलब कि अच्छे लेवल की एग्जाम देखिएगा तो यहाँ से सवाल आपके बनेंगे और आपको बहुत कम जगह इस तरह की चीज़ें मिलेगी भाई। देखिए ऐसा नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट तो ये बहुत बोल रहा हूँ, खैर ये सब हटाइए। मैंने क्या कहा कि देखिए जो आईएमएफ जो आपकी रिपोर्ट तैयार करती है एसडीआर में, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट में लिखी जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि आपको जो लोन देगी, जैसे भारत का कितना एसडीआर है 2.7, यानी कि 2.7%, इतना आईएमएफ से भारत पैसा ले सकता है। अब एसडीआर का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो 5 करेंसी का क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, युआन हो गया। चाइना का क्या हो जाएगा करेंसी, युआन हो जाएगा। जापान का क्या हो जाएगा, येन हो जाएगा। ब्रिटेन का क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। यूरोप का क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। अमेरिका का डॉलर हो जाएगा। 2022 का समिट और 23 का समिट याद रखेगा। 23 कहाँ, इजिप्ट में, और बीजिंग चाइना में 2022 में। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। विश्व व्यापार संगठन एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक, ये याद रखना है, ये आपका रिपोर्ट जारी करती है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक जो रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है। चलिए साहब ये खत्म हो गया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, यहीं से संबंधित आपका गेट को पढ़ना, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपने अभी कंप्लीट किया ना, 1 जनवरी 1995 स्टैब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करती है। तो गेट जो आपकी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी ट्रैफिक है, प्रशुल्क है, बाधाओं को कम करने के लिए 1947 में गैट की समझौता हुआ। 1948 में यह समझौता क्रियान्वित, यानी कि 1947 में इसका गठन किया गया और फाइनेंशियली वर्किंग में कब आया, 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। गेट की कुल कितनी मीटिंग हुई है, तो 8 मीटिंग हुई, और 8वें मीटिंग में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात हुई है। 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुई है। याद रखना है स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1995 में। समझ में आ रहा भाई। देखिए ये आपका जो डब्ल्यूटीओ आया, ये कहाँ से आ रहा है, इसी गेट से ही आपका निकल के आ रहा है डब्ल्यूटीओ। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आप व्यापार ट्रेड करते हैं, उससे संबंधित जो भी बाधाएं आएंगे, ट्रैफिक से लेकर, प्रशुल्क से लेकर, उस पर क्या करती है, ये आपका गेट काम करता है। 1947 में गठन किया गया, कार्यान्वित कब किया गया, 1948 में। हेडक्वार्टर जेनेवा है। गेट में कितनी अभी तक मीटिंग हुई है, तो 8 मीटिंग हुई है। 8वें मीटिंग में ही, ये भी आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है, कौन सा नंबर में, तो आपको याद रखना ये 8वां नंबर का जो मीटिंग था उसमें ही डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात की गई थी। यानी ये जो आपका गेट है, इसकी 8वें मीटिंग में आपको डब्ल्यूटीओ का क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज़ें क्लियर हो गया, ये आपको समझाना था, यहाँ से सवाल बनता है आपका। अब ये स्थापना की बात हुई, और कब हुई थी स्थापना, तो 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला गया है कि इंडिया गेट का फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य नहीं है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, कि देखिए जब गेट की स्थापना हुई, कब हुई इसकी स्थापना, 1947 में, और 1948 में क्रियान्वित हुई। इस समय इंडिया इसका सदस्य नहीं था, ठीक है ना, ये बात वहां पे लिखा गया। इसका मतलब कि इंडिया गेट का फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य नहीं था। इंडिया डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब इसके 8वां जब इसका मीटिंग हुआ, और इस 8वें मीटिंग में जब इसकी स्थापना की बात की गई, तब भारत इसका डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। तो आपसे कई तरह के सवाल बन सकते हैं भाई, देखिएगा अब आपको समझ करके पढ़ना है। यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये आया कहाँ है, इसी गेट से ही आया है। और इस गेट से कब आया, तो 8वां जो मीटिंग हुआ उसमें आया था। इस गेट की संस्थापक सदस्य, अगर संस्थापक सदस्य मतलब कि जो गेट का जो संस्थापक हुआ, स्थापना हुआ, इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था, बाद में जाके जुड़ा है 8वीं मीटिंग में जब डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट हुआ तब। ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। समझ में आया, यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि इंडिया गेट का फाउंडिंग, ठीक है ना, इंडिया गेट का फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य नहीं था। इंडिया कब है, तो डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य, बाद में उसका सदस्यता ले ली थी गेट की भारत ने, लेकिन
जब स्थापना हुई थी 1947 और 48 में जब क्रियान्वित हुई, उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था, इसलिए कहा गया कि संस्थापक सदस्य भारत नहीं था। अभी मेंबर है इसका। टोटल मेंबर कितना है? 164 है। और लास्ट देश आपसे पूछ लिया जाएगा, अफगानिस्तान 2016 में भाग लिया है। डायरेक्टर पूछा जाएगा तो नगोज ओकोंजो इवेला है, नाइजीरिया के जो है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट उसको सॉल्व करना, ट्रेड पॉलिसी को जो भी है उसको मॉनिटरिंग करना, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ऑब्जेक्टिव है। इसकी समिट 2022 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2024 में समिट अबू धाबी में हुआ था। प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी आयोजन की जाती है। हर एक 2 वर्ष में इसका क्या किया जाता है? सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। देखिए, ये सब कॉपीराइट वगैरह का जो भी इशू है, इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, इसलिए इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। बाकी नोट्स आप लीजिएगा तो वहां से आप कर लीजिएगा। आइए, ये इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक की जब हम बात करते हैं तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, यानी कि एशियन, यानी कि एशिया प्रांत में जो आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, इसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो भी ऋण है, जो भी अनुदान है, जो भी ग्रांट्स होते हैं, तकनीकी सहायता यानी कि टेक्निकल असिस्टेंस जो है, उसके उद्देश्य से 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ? मनीला, फिलीपींस में है। कितने सदस्य हैं? 68 देश इसके सदस्य हैं। इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, संस्थापक सदस्य नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 1966 में, इस समय भारत, इंडिया इसका सदस्य नहीं था। बाद में इसकी सदस्यता मिल जाती है भारत को। तो फाउंडिंग मेंबर नहीं था, संस्थापक सदस्य नहीं था, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कौन है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के? तो कौन है? मोस्तागु असाका, ठीक है ना, अस्कावा नाम याद कर लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लभासा, इंडियन है। कैपिटल पूंजी इसकी कितनी है? तो 150 बिलियन डॉलर। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें जो पैसा लगाया है कौन? तो याद रखिएगा, जापान 1 नंबर में है, दूसरे नंबर में अमेरिका है, तीसरे नंबर में चाइना और भारत चौथे नंबर पे है। ये भी आपके सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। एशियन डेवलपमेंट की जो एनुअल मीटिंग 2023 में हुई थी, कहां? साउथ कोरिया में हुई थी। और एशियन डेवलपमेंट एनुअल मीटिंग 2024 में कहां हुआ था? तो जॉर्जिया में हुआ था। यहां तक क्लियर हो गया सारी चीजें। अब बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, ब्रिक्स के देशों ने मिल करके, यानी कि ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का मतलब यही होता है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इन सभी 5 देशों ने मिलकर एनडीबी बनाने का प्रस्ताव किया था। इससे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रिक्स के चौथे सम्मेलन जो भारत नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, इसी सम्मेलन में बैंक की स्थापना की नींव रखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, जो ब्रिक्स आपका जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जब चौथा सम्मेलन हुआ था, पूछा जाएगा कौन से समिट में न्यू डेवलपमेंट बैंक की नींव रखी गई थी? तो याद रखिएगा, चौथा सम्मेलन था ब्रिक्स का, कहां आयोजन हुआ था? भारत के नई दिल्ली में, जिसमें इसी सम्मेलन में बैंक की स्थापना की बात की गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में, यानी कि जो आपका 2014 में जो छठा शिखर सम्मेलन हुआ था, फोटोलोजा घोषणा पत्र, यानी कि आपका क्या हो गया? फोटाजिया डिक्लेरेशन, ठीक है ना, फोटाजिया डिक्लेरेशन में लाया गया था। इसी डिक्लेरेशन में बैंक की स्थापना हुई थी ब्रिक्स के छठे सम्मेलन में। ठीक है, चौथा सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में बैंक की स्थापना की नींव रखी गई। लेकिन इसका जब छठा सम्मेलन हुआ 2014 में, कहा? तो फोटोलेजा, ठीक है ना, फोर्टालेजा घोषणा पत्र, जिसको नाम से हम लोग जानते हैं, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन लाया गया। इसी डिक्लेरेशन में बैंक की स्थापना की गई। तो आपसे ऐसे भी सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो फोर्टालेजा जो डिक्लेरेशन का संबंध है किससे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से या न्यू डेवलपमेंट बैंक से? तो ये याद रखिएगा। इसका एस्टैब्लिशमेंट ब्रिक्स के 7वें शिखर सम्मेलन 2015 में समझौते को लागू किया गया। देखिए, यहां पर इसकी नींव रखी गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? नींव रखी गई कब? चौथा सम्मेलन में। छठा सम्मेलन में इसकी स्थापना, डिक्लेरेशन किया गया, एक डिक्लेरेशन लाया गया, एक घोषणा पत्र लाया गया कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे। एंड देन फाइनली इसको लागू, एक मिनट भाई, इसको फाइनली इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू कर दिया गया आपका ब्रिक्स के 7वें सम्मेलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसकी हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो संघाई चाइना में है। कैपिटल पूंजी कितनी है? 100 बिलियन डॉलर है। टोटल मेंबर कितने हैं? 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर याद रखना है। इसके कितने मेंबर है? 9 मेंबर है। ब्राजील हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट।
इंडिया की शेयर होल्डिंग अगर बात किया जाए, इसकी जो शेयर होल्डिंग है, भारत का कितना शेयर होल्डिंग है, तो 18.98%, सॉरी 98%। एनडीपी एनडीबी सदस्य देशों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। एनडीबी के कितने ऑफिस है, 4 रीजनल ऑफिस है। देखिए ये छोड़ भी दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रीजनल ऑफिस आप देख लीजिएगा। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जीपीएससी के लिए इतना डिटेल में भाई। देखिए जब आप बीपीएससी का पेपर दीजिएगा ना, यूपी पीसीएस का जब आप पेपर देंगे ना, तो यहाँ पे काम आएगा ये कंटेंट आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एनडीबी का जो रीजनल ऑफिस है भारत में कहाँ, तो गुजरात में है। इसका रीजनल ऑफिस एनडीबी का साउथ अफ्रीका में जोहानसबर्ग में है। इसके 4 रीजनल ऑफिस है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक तो आपका एनडीबी का जो साओ पोलो ब्राजील में है, और एक आपका रसिया का मॉस्को में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIIB यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसकी अगर बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, तो एनर्जी सेक्टर में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण संरचना जो होती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरण सुरक्षा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पानी और स्वच्छता, शहरी क्षेत्रों के विकास, अर्बन डेवलपमेंट के विकास पर यह क्या काम करता है, आपका AIIB काम करती है। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ, बीजिंग चाइना में। टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 110 है। लेटेस्ट किसने पार्टिसिपेट किया है, सदस्यता हासिल किया है, तो मोराटानिया ने किया है। चेयरमैन कौन है, जीन लिक्विन है चाइना के। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है, उर्जित पटेल भारत के। कैपिटल पूंजी कितना है इसका, $100 बिलियन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का 30.7%, और सेकंड नंबर में चाइना के बाद इंडिया का है 8.6%। वोटिंग राइट भी सबसे ज्यादा चाइना का। देखिए जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसी को वोटिंग राइट भी होता है। उसके बाद भारत की है, 2022 में बीजिंग चाइना की है, 2023 में आपका इजिप्ट में है। यूएनओ यानी कि अगर यूएनओ की बात कर लें, यानी कि फुल फॉर्म लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पे बातें करेंगे हम लोग। यानी कि जो भी ग्लोबल पीस से रिलेटेड है, कोऑपरेशन है, फ्रेंडली रिलेशन के लिए हम लोग क्या किए थे, यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट किए गए थे। ठीक है ना। एक तो ग्लोबल पीस मेन पर्पज था, कोऑपरेशन करना, सारे कंट्री एक दूसरे का फ्रेंडली नेचर रखेंगे, संबंध रखेंगे, वैश्विक शांति, सहयोग और दोस्ताना संबंध के लिए ये आपका यूएनओ का स्थापना किया गया था। 1919 के पेरिस सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इस समय यूएसए के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन। 1920 में राष्ट्र संघ के कार्य को लागू किया गया। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में था। फिर इसको ट्रांसफर कर कहाँ किया गया, जेनेवा को बनाया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा जब 1919 का पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या था, राष्ट्र संघ के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है ना, किस नाम से जाना था, राष्ट्र संघ के नाम से जाना जा रहा था। अब इसके पीछे भी काफी स्टोरी है भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार मैंने कहानी सुनाया भी है, बताया भी करता हूँ क्लासेस में, लेकिन नीड नहीं है अभी ना, टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है 1919 का जो पेरिस सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। 1920 में राष्ट्र संघ के कार्य को लागू किया गया। ठीक है ना, जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसके कार्यों को लागू किया गया। इसके हेडक्वार्टर पेरिस में था, और फिर इसको ट्रांसफर करके जेनेवा को बनाया गया। लेकिन राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया, आप सभी को पता है। एंड देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और इसी 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। देखिए जितने इंपॉर्टेंट डेज है भाई याद करके जाइएगा। देखिए यही एक एक सिंगल क्वेश्चन और उसके जो उद्देश्य है रहे इंपॉर्टेंट डेज। देखिए जेपीएससी पूछा है, और ये सीडीपीओ में भी आपको मिलेगा। तो देखिए पता होना चाहिए कि सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, बड़ी बड़ी आप किताबों को पढ़ रहे होंगे, डजेंट मैटर, आपको पता होना चाहिए सवाल कहाँ से आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला पॉइंट याद करना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए यूएनओ का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये कहाँ आपका न्यूयॉर्क में है, यानी कि यूएसए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। इसका मेंबर सदस्य कितना है, तो अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना होगा, 193 इसका कंट्री, इसके सदस्य है। लेटेस्ट साउथ सुडान, ठीक है ना, साउथ सुडान ज्वाइन किया। सेक्रेटरी महासचिव कौन, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। डिप्यूटी सेक्रेटरी कौन है, अमीना मोहम्मद नाइजीरिया के। और यूएनए में भारतीय प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा काम्बोज है। और यूएनए के फाउंडिंग मेंबर यानी कि संस्थापक सदस्य कितने हैं, तो 51 थे। कहने का मतलब जब 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई, उस समय मात्र 51 देश ही इसके सदस्य थे। और अभी आप देख सकते हैं 193 देश सदस्य है, जिसमें भारत भी सदस्य था। जब 51 सदस्य की बात हो रही है, इसमें भारत भी है। यानी जो यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ था उस समय भारत भी इसका सदस्य था। यूनो एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर सैन फ्रांसिस्को यूएसओ में हुआ था। यूएन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। एक आपका अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, यहां से भी सवाल बनेंगे आपके। संयुक्त राष्ट्र महासभा, चलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा एक पहला अंग होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे बड़ा अंग होता है। इसके अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है इसका, यानी कि 1 वर्ष इसका कार्यकाल ही होता है। अध्यक्ष जो होते हैं, प्रत्येक वर्ष सितंबर में न्यूयॉर्क में महासभा की इसकी बैठक होती है। इसका फंक्शन कार्य नीति निर्धारण करना और विचार विमर्श करना। संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो भी नीति लागू की जाएगी उस पर विचार विमर्श करेगी, ये आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा एक तरह से सचिवालय की तरह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व इस सभा में, महासभा में होते हैं। यानी कि जितने भी सदस्य हैं इस देश के, जितने भी मेंबर इस सदस्यता लिए हुए हैं, उस देश का एक रिप्रेजेंटेटिव इसके महासभा में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। विश्व में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति इसका मुख्य कार्य, यानी कि सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति इसका मुख्य कार्य है। टोटल मेंबर कितना है, 15 देश है इसके मेंबर। 5 अस्थायी देश है, 10 अस्थायी देश है। 5 में याद रखना यूएसए, चाइना, रसिया, आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। याद रखना है, एक तो आपका रसिया जो आपका दोस्त है, एक आपका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, और उसके बाद फिर दुश्मन आपका अमेरिका, ठीक है। ब्रिटेन जिसने सभी पर राज किया है, एंड देन आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ ठीक ठाक संबंध है भारत का। तो सबसे अच्छा संबंध रसिया एक इसका सदस्य देश हो गया। सबसे खराब संबंध चाइना है, उसके बाद अमेरिका है, और जिसने राज किया सब पे यूके है, और एक आपका फ्रांस के साथ ठीक ठाक संबंध है। ये आपका क्या हो गया, 5 परमानेंट मेंबर हो गए, ठीक है ना, जिसको वीटो का राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 जो अस्थायी सदस्य है उसके बारे में आपको देख लेना है। 10 अस्थायी सदस्य में आपको याद रखना है, ये जो 10 अस्थायी सदस्य बनेंगे 2-2 वर्ष के लिए, यानी कि भारत अगर अस्थायी सदस्य बनता है 2 वर्ष के लिए, जैसे 2018 में भारत इसका अस्थायी सदस्य बना, तो कब तक रहेगा, 2020 तक रहेगा। समझ में आ गया ना भाई। तो जो भी मुद्दे वाली बातें होंगी भारत से लेके या विश्व से रिलेटेड, भारत मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि इस समय इसका क्या है, अस्थायी सदस्य बन जाता है भारत। सारे देश बनते हैं, लेकिन कितना, इसका टेन्योर 2 वर्ष ही होता है, लेकिन परमानेंट जो सदस्य है ये आपका 5 है, याद रखिएगा। भारत 2021-22 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य रहा। देखिए 8वीं बार रह चुका है ये आपका। 5 अस्थायी देशों में जो अस्थायी देश है, परमानेंट जो मेंबर है, इसको एक वीटो पावर होता है। इन 5 के स्थायी सदस्यों के परमिशन बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। कोई 5 अस्थायी देश एक देश के समर्थन नहीं दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगी। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए भारत अस्थायी सदस्यता शामिल किया था, अस्थायी सदस्य बना था 2021-22 में, अभी मैंने बताया, आप देख भी रहे हैं 2021-22 में। अब भारत मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान क्या है, एक आतंकवादी कंट्री है। तो अगर इस पांचों देश अगर इस पे सिग्नेचर कर देता तो पाकिस्तान को क्या किया जाता, ब्लैकआउट कर दिया जाता। लेकिन इसमें से एक आपका जो दोस्त है पाकिस्तान का, चाइना, ये क्या किया, साइन नहीं कर रहा इस पे, तो इसलिए अभी पाकिस्तान बचा हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है एक बहुत बड़ा पावर है इनके पीछे। लेकिन देखिए बहुत जल्द भारत को भी इस अस्थायी सदस्यता में की मेंबरशिप मिल जाएगी, और अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए ना, क्योंकि अगर वर्ल्ड का अगर बात किया जाए, वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आपको मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे जो 5 राइट दे रखे हैं स्थायी देश जो दे सके, मान के चलते बहुत ही डेवलप कंट्री है, या 5 के 5 बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। लेकिन ये भारत वो देश है, चाहे आप इकोनॉमिकली बात कर ले, चाहे आप फाइनेंशियली बात कर ले, चाहे आप जितने भी डेवलपिंग चीज़ों से रिलेटेड बात कर ले, लेकिन अगर लोग ही नहीं है तो फिर डेवलपमेंट किसके लिए, अगर लोग ही संतुष्ट नहीं है तो पैसा किस काम की। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और जो देश का है भारत, तो अगर वो भारत ही इसका सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य का, तो आप कोई भी डिसीजन ले रहे भाई तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर लोग की क्या विचारधाराएं, लोगों की क्या जो नीड है उस पर अगर यहाँ सहमति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी यूएनओ अब जो है अधूरा सा है, जब तक कि भारत इसके अस्थायी सदस्य नहीं हो। क्योंकि बहुत एक बड़ा पॉइंट भारत जब उठा रहा है, तो एक इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बात उठा रहा है, और आप उसको ऐसे ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं चाइना वाले। तो इसलिए बहुत जल्द भारत भी इसकी सदस्यता शामिल हो जाएगा, समय दूर नहीं अब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक परिषद। पिछड़े देशों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो है पिछड़े देशों, पिछड़े जो देश हैं, जैसे कि सामाजिक या आर्थिक या विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है, सतत विकास के लिए योजना बनाती है। तो कौन से अगर पूछा जाएगा कौन सा अंग यूएनओ का, तो याद रखिएगा सामाजिक विकास
सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। न्याय परिषद इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इसके हेडक्वार्टर कई बार पूछे गए, हैग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दो देशों के बीच शिकायत है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी इशू हो जाता, ठीक है ना, तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, ये इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर कोर्ट बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहीं पर इसकी सुनवाई होगी। अगला अंग जो है सचिवालय आपका। सचिवालय की अगर बात कर ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना सचिवालय होता है, इसका प्रमुख हेड जो है महासचिव सेक्रेटरी होते हैं। महासचिव का चुनाव महासभा के और अन्य, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, रीडिंग नहीं करना है, यहाँ सब कुछ बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में लिखा हो कि आप आराम से समझ पा रहे होंगे। मैंने ये कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक सचिवालय होता है, ठीक है, सचिवालय आपको समझ में आ रहा है। इसके प्रमुख हेड जो होते हैं महासचिव सेक्रेटरी होते हैं। महासचिव का चुनाव यानी कि इसका जो चुनाव होगा, इसके महासभा के जितने भी सदस्य देश हैं, देखिए लिखा हुआ महासभा के और अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के सदस्य के द्वारा होता है। यानी महासभा महासचिव का जो चुनाव है महासभा के, यहाँ रहा, ये रहा आपका महासभा, कहाँ गया भाई, ये हो गया आपका महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो देश हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ और एक पॉइंट लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव महासभा के और अन्य संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के जो सदस्य होते हैं, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो देश सदस्य हैं, न्याय परिषद के जो देश सदस्य हैं, सामाजिक एवं आर्थिक विकास परिषद, ये सभी देश क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और महासचिव का चुनाव करते हैं या इसके चुनाव में भाग लेते हैं। पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे। वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। महासचिव महासभा और अन्य अंगों द्वारा किया गया कार्यों को पूर्ण करती है। महासचिव महासभा और अन्य अंगों द्वारा किया गया कार्यों को क्या करती है, पूर्ण करती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। इसका सदस्य जो भी यूएनओ का सदस्य है वो सभी इसका सदस्य बन सकता है, जितने भी यूएनओ इसके सदस्य है वो सभी इसके सदस्य बन सकते हैं। डायरेक्टर अजय माथुर इंडिया के हैं। 5वां आईएसएम मीटिंग 2022 न्यू दिल्ली में होता है। इसका उद्देश्य क्या है, फोकस ऑन सोलर पावर यूटिलाइजेशन पे है। 6ठा मीटिंग 2023 कनाडा और 7वां आपका 2024 यूएसए में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945 कनाडा के क्यूबेक में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ, इटली रोम में है। मेंबर 197 लोग इस देश, माफ करिएगा देश इसके मेंबर है। 194 देश हो जाएंगे, एक आपका यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, 2 पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, ठीक है ना, 2 पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं। डायरेक्टर की बात की जाए तो क्यो डुंगयो चाइना के हैं। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे हम लोग मनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। खाद्य एवं कृषि से संबंधित नीतियों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनुमति प्रदान करना एवं सूचनाओं का संग्रहण करने का कार्य करती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 हैदी खून यूएसए के जो है उनको मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। MS स्वामीनाथन भारत के जो है 1987 में भी इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिल चुका है, ठीक है भाई। चलिए अब बाकी सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन या ब्रिक्स है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी आपका बचा हुआ है। चलिए ख़त्म करते हैं एक एक करके ही, क्योंकि अब जो अगर समर्थ नहीं हो पा रहे हो नोट्स लेने के लिए भाई, तो उनके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जब बात करते हो तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये हो गया ना आपका, नहीं हुआ अभी हमने क्या कवर किया था, हमने किया था फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी फूड से ही रिलेटेड प्रोग्राम है। इस्टेब्लिशमेंट 1961 है। हेडक्वार्टर रोम इटली है। अध्यक्ष डेविड वेजली यूएसए के जो है वो अध्यक्ष है। 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है। WFP ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2020 में। खाद्य प्रसंस्करण, देखिए ये मंत्रालय आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय कौन है और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है, तो श्री मनसुख एवं एल मांडविया जी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कौन है, श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं। ये याद रखना आपको। यूरोपियन यूनियन, यूरोप में महाद्वीप के देशों के एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक ये संघ है एक, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। इस्टेब्लिशमेंट 1993 में। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। मेंबर 27 देश है। इंडिया इसका सदस्य नहीं होगा, और वैसे भी भारत इंडिया में है नहीं, तो इंडिया इसका सदस्य देश हो भी नहीं सकता। प्रेसिडेंट उर्जुला वंडर लेयन जर्मनी के। 2020 में ब्रिटेन अलग हुआ था यूरोपियन से। पूछा जाएगा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ था, तो 2020 में अलग हुआ था। करेंसी यूरो होते हैं। इसमें 20 देश ऐसे हैं जिसमें कॉमन करेंसी यूरो चलती है।
यूरोपीय पार्लियामेंट अगर पूछ लिया जाए तो यूरोपीय पार्लियामेंट पेरिस फ्रांस में है। अच्छा, अभी याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड आपको, तो आपको ईयर याद रखना है, पेरिस संधि वगैरह ये देख लीजिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स। ब्रिक्स में आपको पता है, मैंने बताया था 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस्टेब्लिश 2009, मेंबर 5, संघाई हेडक्वार्टर 2009 में फर्स्ट समिट हुआ था रसिया में, 15वां साउथ अफ्रीका में, और अंतिम आपका जो 2016 में हुआ था रसिया में हुआ, सॉरी 16वां समिट था 2024 में रसिया में हुआ है। साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया था? 2024 में, यानी पहले आपका था ब्रिक, ठीक है ना, BRIC ब्रिक, लेकिन 2014 में आपको साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया था, माफ करिएगा 2010 में। G7 है, इसके बाद G20 बचता है, एंड देन आपका बचता है यूनेस्को बचता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका यूनेस्को, UNEP, यूनिसेफ हो गया, इंटरपोल हो गया, असेंबली, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और भी। तो भाई देखिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ, ठीक है, एक आपका यूनेस्को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं करवा दे रहा हूँ ये आपको, बाकी जो नोट्स लेंगे आप पूरा कर लीजिएगा। यूनेस्को क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि साइंस एंड कल्चर के लिए ये क्या करती है? काम करती है। एस्टैब्लिशमेंट 1945, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर है, मेंबर 93 देश है, 193, और अध्यक्ष कौन है? ऑड्री अजूला, फ्रांस के। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट या हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। हेरिटेज साइट इन इंडिया में भारत में कितने? 42 है, 41वां नंबर में कौन है? शांति निकेतन 2023 का, और सेक्रेड असेंबलीज ऑफ द हॉयसालास, ठीक है। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट इन इंडिया कितना है? 15 है, यानी भारत की अमूर्त विरासत। 15वां गारबा, यानी कि गरबा जो लेटेस्ट है आपका। इजराइल एंड यूएसए एग्जिस्ट फ्रॉम यूनेस्को, बाहर निकल चुका है इजराइल और यूएसए। मैक्सिमम हेरिटेज साइट कहाँ है आपका? इटली 58 है टोटल। UNEP भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इसका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करने वाली UNEP है। 5 जून 1972 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, और अध्यक्ष कौन है? इंगल एंडरसन जो डेनमार्क के हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और छूट रहा है यहाँ पे आपका, नाटो हमने कर लिया, हाँ चलिए ठीक है, हमने कर लिया बाकी इंपॉर्टेंट। बाकी देखिए ये आपका कंटेंट आपको यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, आप ले लीजिएगा ये सारा चीज़, लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, कंप्लीट कर लिएगा। देखिए ये सारा यहाँ मैंने एक जगह क्या किया, रिपोर्ट जारी कर दिया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल कम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन जारी करता है? कम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट आपका WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिपोर्ट जारी करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है भाई। बाकी जो भी इंडेक्स में भारत की जो भी रैंक वगैरह, ये करंट अफेयर का पार्ट है, ये देखिएगा, लीजिएगा नोट्स, तो आपका इसी में कवर हो जाएगा। चलिए भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग देख रहे हैं। बाकी अगर आपको इंटरेस्टेड है नोट्स लेकर के पढ़ने का, तो एक बार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और एक बार जुड़ना इन द सेंस कि आपको जुड़ना ही पड़ेगा भाई। अगर कंटेंट इस कम टाइम में अगर कंप्लीट करना है तो आप हमें नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7909004902 पे, ठीक है। एकदम मलाई कंटेंट आप JPSC CDPO के लिए पेपर 1 के लिए ले सकते हैं, और इसमें केवल आपका झारखंड का भूगोल नहीं मिल पाएगा, बस यही है, और एक आपका झारखंड का इकोनॉमिक्स नहीं मिल पाएगा, एंड देन साइंस और रीजनिंग आप एप्लीकेशन से कर लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब